नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का इतिहास विषय का 5वां पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, उसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है सही उत्तर करेंगे, ऑप्शन एमसीक्यू छांटेंगे। अजंता एलोरा और जैन गुफाएं डैश राज्य में स्थित हैं। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। नाटक शास्त्र ग्रंथ के रचयिता भरत मुनि हैं। नृत्य गायन और नृत्य कला में पारंगत स्त्री को डैश कहा जाता है, विशारद। प्रकीर्ण ग्रंथ डैश साहित्य जैन धर्म से संबंधित है और शिक्षा की समाप्ति पर होने वाला संस्कार समावर्तन है। उसके बाद रिक्त स्थान है। वैदिक शिक्षा के मूल अंक डैश और डैश हैं, स्वाध्याय और प्रवचन। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग डैश और डैश पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे, काली व लाल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी, गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने। उसके बाद है प्राचीन भारतीय साहित्य में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के साहित्य हैं। फिर है साहित्य स्थापत्य कला या वास्तुकला में क्या क्या आता है? भवन निर्माण, दुर्ग, मंदिरों के मिश्रण की कला कहलाती है। मैच करने हैं। उपनयन का आएगा शिक्षा प्राप्त करने से पहले होने वाला संस्कार। वल्लभी का आएगा गुजरात। जातक कथा बौद्ध साहित्य। दंत कला में आ जाएगा हाथी दांत से बनी वस्तुएं। और 5वां विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। अब बेटा इसी पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी पाठों के प्रश्न उत्तर, अभ्यास के प्रश्न, क्विज जो हैं वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में जाना होगा। चलो अभी इसी लेसन के प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य और कला के प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदू, जैन और बौद्ध साहित्य के दो ग्रंथ। हिंदू साहित्य के महाभारत और रामायण, जैन के 10 अंग और प्रकीर्ण ग्रंथ, बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक और जातक कथाएं। हमने कोशिश की है इनको आसान से आसान रूप देने की। उसके बाद है कला के प्रकारों को सूचीबद्ध करें। वास्तुकला यानी कि कला के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? वास्तुकला, चित्रकला, मुद्रा कला, मूर्ति कला, मृदभांड भी है जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, धातु कला, दंत कला, ललित कला। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश की दक्षिण भारतीय कला की विशेषताएं बताएं। दक्षिण भारतीय कला में हम यहाँ पर शिव जी की, नटराज की मूर्तियों की बात करेंगे। नटराज की जो मूर्तियाँ होती थी वो कांस्य और तांबे की बनी होती थी। इनमें तंजौर की नटराज की मूर्ति सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। चिंगलेटपुर के कुरम से भी हमें एक नटराज की मूर्ति मिली है जो चोल वंश से संबंधित है और ये मद्रास के राजकीय संग्रहालय में संभाल कर रखी गई है। उसके बाद है प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र यानी कि विश्वविद्यालय हमने बताने हैं। नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला। इसके अलावा आप कांचीपुरम विश्वविद्यालय भी लिख सकते हैं। उसके बाद है बेटा जीवन व्यवस्था को किस आधार पर बांटा जाता है? 4 आश्रम है बेटा इसमें जीवन व्यवस्था को। पहला है ब्रह्मचार्य, फिर है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। टोटल 4 आश्रम है। ये मानकर कि एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की होती है, 25-25 वर्ष का एक एक आश्रम बनाया जाता है। ब्रह्मचार्य जिसमें व्यक्ति क्या करता है? शिक्षा प्राप्त करता है। गृहस्थ आश्रम 25 के बाद विवाह करके अपने घर गृहस्थी को निभाता है। वानप्रस्थ में वो जैसे ही 50 साल का होता है वो वनों में जाकर, वानप्रस्थ यानी कि वन की तरफ जाकर धार्मिक कार्यों के, आध्यात्मिक कार्यों का अध्ययन करता है। संन्यास, संन्यास में जब वो 75 वर्ष का हो जाता है तो तब तक वो तपस्या करता है जब तक कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। इसे संन्यास आश्रम कहा जाता है। उसके बाद बेटा बड़े क्वेश्चन हैं जिसमें सबसे पहला है वैदिक शिक्षण पद्धति की विशेषताएं। वैदिक शिक्षण पद्धति में गुरु का बहुत महत्व होता है, उन्हें देवता माना जाता है। जो शिक्षण कार्य है यानी कि पढ़ाने का कार्य है वो मौखिक होता है, मतलब कि कापियों पे लिखने का काम नहीं होता, सिर्फ पढ़ने का। वो भी पढ़ने का भी कैसे बेटा? टीचर्स जो हैं, गुरु हैं, वो अपने शिष्यों को मौखिक रूप से सब कुछ बताते हैं और शिष्य उसे ही कंठस्थ कर लेते हैं। इस प्रकार का शिक्षण में उच्चारण पर बल दिया जाता है और विद्यार्थियों के नैतिक बल पर भी, नैतिक विकास हो, उनके चरित्र का निर्माण हो, इस पर भी बल दिया जाता है। आगे है वैदिक काल में स्त्री
शिक्षा और आज की वैदिक शिक्षा की व्यवस्था में तुलना करें। ये क्वेश्चन आपको कहीं पर भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं मिलेगा, केवल हमारे ही चैनल पर मिलेगा। तो आइए से करते हैं। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अच्छी थी, उनका भी यानी कि स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। उसके बाद है आज के समय भी स्त्रियों की शिक्षा अच्छी है और उन्हें पुरुषों के समान माना जाता है। नृत्य गायन और नृत्य कला में पारंगत स्त्रियों को विशारद कहा जाता था और आज की महिलाएं जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करती हैं विज्ञान, तकनीक और कला सभी क्षेत्रों में। उस समय की प्रमुख विदुषियाँ मैत्रेयी, भारती, गार्गी, ये उस समय की उपाला घोषा उस समय की प्रमुख महिलाएं हैं। आज के युग की बात करें तो अनेक महिलाएं जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र की महारत हासिल किए हुए हैं, जैसे महादेवी वर्मा, कल्पना चावला, मैडम भीका कामा जी। उसके बाद है बेटा 8वां क्वेश्चन, पूर्व पाषाण काल की कला और सिंधु कला की समानता और विभिन्नताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करें। पूर्व पाषाण कला की पूर्व पाषाण युग का मनुष्य प्रकृति के द्वारा बनाई गई गुफाओं में रहता था, जबकि सिंधु काल में नियोजित नगरों में रहता था। यहाँ पर वो पत्थर, लकड़ी, जानवरों की हड्डियों से हथियार बनाता था। यहाँ पर वो कांसे, लाल काली मिट्टी से भी बनाता था। यहाँ पर उन्होंने जानवरों में जैसे बारह सिंह या मछली आदि के चित्र बनाए हैं। जबकि सिंधु घाटी जो थी नियोजित सभ्यता थी, इन्होंने विशाल मकान, अनाज भंडार, बर्तन, मनके, मोहरे बनाने में ये माहिर थे। उसके बाद है कला से आप क्या समझते हैं। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन को आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है। इसके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। शिलालेख, ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है प्राचीन खंडर, मोहरे व मुद्राएं और यात्रियों के वृत्तांत। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम। प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्रों की विशेषताओं के विश्लेषणात्मक वर्णन करें। नालंदा की बात करते हैं। 10,000 विद्यार्थी और 1510 शिक्षक कार्यरत थे। ये आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय होता है जिसमें हॉस्टल होता है। यहाँ व्याकरण, भाषा, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, विज्ञान, गणित जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा बहुत फेमस है बेटा, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तक्षशिला ये पाकिस्तान में है, अब पहले तो भारत में ही था पर अब पाकिस्तान में है। इसमें धर्म से संबंधित साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र ग्रंथ लिखे गए। पाणिनि, चाणक्य, जीवक इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए बाद में यहीं पर महान शिक्षक बने। उसके बाद वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के काठियावाड़ में है। इसकी स्थापना मैत्रक वंश के सेनापति भट्टारक ने 470 ईस्वी में की। यहाँ कानून, अर्थशास्त्र, गणित और साहित्य आदि विषय पढ़ाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की। तिब्बत के लोग यहाँ अध्ययन करने आते थे और वापस जाकर बड़े बड़े पदों पर अपने देशों में नियुक्त होते थे। उसके बाद है कांचीपुरम विश्वविद्यालय। कांचीपुरम विश्वविद्यालय दक्षिण भारत का बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र और व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती है। बेटा अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो निसंकोच लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको आगे भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और अगर कोई भी क्वारी है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा। जय हिंद, जय भारत।